हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑल फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से सभी फार्मूलों को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। दोस्तों ऑल फार्मूला क्लास 10th के मैथ की बुक के सभी फार्मूले यहाँ पर एक एक फार्मूले को लिखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको क्या है, यह वीडियो देख लेना है या फिर इनको नोट कर लेना है, जिससे कि आपके जो सभी फार्मूले हैं आपको रोज रोज आप रिवाइज कर जाओ। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये फार्मूले लिखकर एक बड़ी सी चार्ट में अपने जहां आप स्टडी करते हो वहां पर आपको चिपका लेना है, जो कि आप रोज उसे सुबह रिवाइज करोगे तो आपको कभी भी कितनी भी आप आगे पढ़ाई करोगे वहां तक आपको याद रहेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो आपको ये सभी नोट कर लेना है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव कर लेना, बार बार इस वीडियो को 2 से 4 बार अगर आप देखोगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर सबसे बढ़िया तरीका है आपको नोट कर लेना है एक बड़े से चार्ट में, और आप जहां स्टडी करते हो वहां पर आपको इन सभी को नोट करके लिख लेना है, जो कि आप रोज इनको 10 मिनट के लिए रिवाइज करोगे लाइन से 5-5। अगर आप रोज ही करोगे सूत्रों को याद तो आपको अच्छे से ये सारे सूत्र याद हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर वाइज एक एक सभी सूत्र हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। दोस्तों क्लास 10th के सभी पूरे 15 चैप्टर हमने कवर किए हैं, यहाँ पर आप देख लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, सीधा सीधा फार्मूला, पहला ही फार्मूला ये आपकी गणित का है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। ए बराबर यानी भाज्य हम ए बोलते हैं और भाजक को बी बोलते हैं और भागफल को क्यू और शेषफल को आर, इन सब से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ पर भाजक इस तरीके से चित्र से समझ लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये 11 है, इसको भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य। और भाग किससे दे रहे हैं? 4 से मान लीजिएगा भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर भाजक हो जाएगा 4 और किस में भाग दे रहे हैं? 11 में, तो भाज्य हो जाएगा 11। यानी ए से हम भाज्य को प्रदर्शित करते हैं और बी से भाजक को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और भागफल को क्यू से, शेषफल को, नीचे शेषफल आता है तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला है जो वह इस प्रकार से बनता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला बन जाता है, जो कि आप हिंदी में फॉर्मूले को इस तरीके से जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यही फॉर्मूला ये भी है आपका, यहाँ पर ये दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर मासा जो है हम एल्गोरिथम में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मासा निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यदि P बटे Q से Q के गुणनखंड में केवल 5 हो या 2 हो या दोनों हो तो P बटे Q शांत दशमलव के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका Q जो है, जो ये P बटे Q है, वह 5 हो या फिर 2 हो तो आपका वह शांत दशमलव में भिन्न होगा। ठीक है, या फिर दोनों हो, 5 दूनी 10 हो तो भी आपका शांत दशमलव में होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि 1/25 है, तो यह जब आप 1 में 25 से भाग दोगे तो यह भिन्न जो होगी वह आपकी शांत भिन्न आएगी। 1/16 हो, जब 1 में 16 से भाग दोगे, क्योंकि इसमें 16 में 2 शामिल है, तो यहाँ पर अगर आप भाग दोगे 1 में 16 का तो आपका शांत दशमलव में आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका 1/20 हो जाएगा। 1/20 इसके साथ में जो है 5 भी है, 5 चौको 20, और इसके साथ में 2 भी है, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर ये भी आपका शांत दशमलव में आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि यदि P बटे Q जो है, Q अगर 5 हो या फिर 2 हो या फिर उसके गुणज में हो तो फिर वह आपका जो होगा संख्या P बटे Q शांत दशमलव का होता है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। अगला देखते हैं, यहाँ पर चैप्टर नंबर दूसरा आ गया। यहाँ पर लेसन नंबर 2 है बहुपद। अब यहाँ पर हम बहुपद के मुख्य सूत्र जानेंगे। देखिए क्या होता है बहुपद में, हम क्या क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर सब कुछ जानने वाले हो। देखिए किसी बहुपद के शून्य को वह संख्याएं होती हैं जिन्हें बहुपद में रहने पर बहुपद का मान शून्य होता है।
जैसे कि यहाँ पर क्या बताया गया है, जो शून्यक होते हैं बहुपद में अगर उनका मान रखोगे तो वह आपका शून्य हो जाता है बहुपद, यानी कि संतुष्ट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, किसी बहुपद के शून्यक बहुपद के गुणनखंड करके ज्ञात करते हैं। किसी बहुपद के जो शून्यक होते हैं बहुपद का गुणनखंड करके हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। दोस्तों हम लोग गुणनखंड करके बहुपद के जो शून्यक निकालते हैं एक्स के मान, वह आपके गुणनखंड करके हम निकालते हैं, ये एक चीज़ करते हैं। ठीक है, और देखिए क्या करते हैं दूसरा पार्ट में, क्या क्या करते हैं बहुपद में, द्विघात बहुपद जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो इस प्रकार से दिया गया हो, तो हमें शून्यकों का योगफल पूछा गया हो तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए हो जाता है, यानी कि माइनस यहाँ पर आ जाता है और ये वाला बी जो है जो एक्स के साथ में होता है वह आपका बी यहाँ पर आता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए जो है वह यहाँ पर आ जाता है। तो अर्थात यह हिंदी में हम कैसे कहेंगे, हिंदी में एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक मूलों का योगफल हो जाता है, यानी शून्यकों का योगफल हो जाता है। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर सारे फॉर्मूले हम रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल जब हम निकालते हैं तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी अचर क्या है इसमें सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक में एक्स स्क्वायर जो ये जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है ए है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गुणनफल का सूत्र हो गया। ठीक है, ये रिवाइज हो गया। अगर आपको पास नहीं है तो आप इनको लाइन से लिख सकते हो, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आने पर इनको रिवाइज करके आप पूरा मैथ जो है इन्हीं मात्र सूत्र को पढ़ के पूरा मैथ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक क्या क्या हैं, अल्फा बीटा हैं, तो बहुपद होगा। तो बहुपद क्या होता है, जब हमें एक समीकरण द्विघात समीकरण बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें जैसे कि अल्फा और बीटा दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में, यानी इस प्रकार से रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यहाँ पर रखेंगे और इंटू एक्स करेंगे प्लस में शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर रख देना है और आपका द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बन जाता है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल और प्लस में अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल। ठीक है, कोई भी आपको अगर अल्फा बीटा का मान दिया जाए तो यहाँ पर आप रख करके द्विघात समीकरण बना लेते हैं। या फिर आप अल्फा एक्स माइनस अल्फा या फिर एक्स माइनस बीटा यहाँ पर भी इस प्रकार से आप रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा लेसन है, तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर तीसरा चैप्टर आपका हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें क्या पढ़ना होता है इसमें, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये दो आपको तुलना करने के लिए ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2, इन दो आपको दो समीकरण दिए जाते हैं, उन दो समीकरणों की इनसे हम तुलना करते हैं, a1 b1 का मान निकालते हैं, a2 b2 का मान निकालते हैं, c2 का मान निकालते हैं। इस प्रकार से c1 और c2 इन सभी का मान निकाल करके हम क्या डिसाइड करते हैं, देखिएगा यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ लिखा हुआ है, आपको कहीं नहीं एक साथ ये चीज़ लिखी हुई मिलेगी, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 जब हो, ठीक है, जब आप इस समीकरण से तुलना करोगे, ये दो समीकरण ऊपर दिए गए हैं, तो आपका जब इस तरीके से आए a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 आए तो अद्वितीय हल होता है, यानी कि इसका एक ही हल होता है। ठीक है, दूसरा हल नहीं होता है। अगला देखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और रेखाएं की कंडीशन कैसी बनती है, इस प्रकार से, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती हैं, ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, और ये रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेंगी तो सुसंगत हल होता है, इसका क्या होता है, सुसंगत हल। जब इस प्रकार से आपकी कंडीशन बने तो आपको यहाँ पर सुसंगत हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल
एक हल यानी कि कह सकते हो एक हल, या रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी और सुसंगत हल होगा। ये सारी चीज़ें एक वीडियो में आपको कोई नहीं देने वाला, यहाँ पर मैंने एक साथ आपको दिखा दिया है। ये सारे जो हैं सूत्र में आपके एक साथ मिल गए हैं, ठीक है। जब इस प्रकार से कंडीशन आपकी हो A1/A2 बराबर B1/B2, जब C1/C2 आए, जब ये सारे बराबर में हो तो उसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल। रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो, सुसंगत हल होंगे। कैसे होंगे? सुसंगत हल होंगे, ठीक है। सुसंगत हल होगा तब जब A1/A2 इस प्रकार का कंडीशन आपका होता है तब, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीन ही आपको याद करना होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 इज डज नॉट इक्वल C1/C2। यहाँ पर बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका जब ये दोनों बराबर है, ये C1/C2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इस तरीके में आपका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। क्योंकि रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक हल कैसे होता है? ये पहले वाले में एक हल, क्योंकि एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बार काटती हैं। और यहाँ पर अनेक हल क्यों होते हैं? क्योंकि ये संपाती होती हैं, इसके ऊपर लकीर पर लकीर होती है, यानी कि यहाँ पर रेखाएं जो होती हैं संपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो कितने भी हल निकाले जा सकते हैं किसी तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए यहाँ पर रेखाएं जो हैं एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं, यानी सीधी सीधी रेखाएं हैं, समांतर हैं। तो यहाँ पर असंगत हल हो जाता है। रेखाएं कैसी होती? समांतर होती हैं, यहाँ पर कोई हल नहीं होता है। ये आपको याद रखने हैं, ये आपके परीक्षा में निश्चित ही एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर ये रिवाइज हो गया, आपको अपनी कॉपी में इसको लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की 4 विधियां होती हैं। कौन कौन से तरीके से हम हल करते हैं? एक ग्राफी विधि होती है, विलोपन विधि होती है, वर्ज गुणन विधि होती है और प्रतिस्थापन विधि होती है। मैं आपको सभी विधियां यहाँ पर अपनी किताब में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से अपनी किताब में आप देख सकते हो, ग्राफीय विधि। पहली विधि कौन सी है? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से कैसे हम निकालते हैं? ये 2 समीकरण आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 समीकरण आप बना लोगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है? इनमें x बराबर मान करके 0 रखोगे तो 3 आएगा। इस प्रकार से हम इसको ग्राफीय विधि द्वारा इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। आपने देख लिया, यहाँ पर हमें दिखाना ही था, क्योंकि लगाकर हम नहीं दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको आने चाहिए, ठीक है। आपको अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ये भी आपको 1-2 क्वेश्चन इस पर समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस प्रकार से जब आप अपनी पुस्तक में देखो तो 2 समीकरण आपको दिए जाते हैं। प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर आपको कैसे करनी होती है? x का मान निकाल करके दूसरे में निकाल रखना होता है। यहाँ पर देखिए x का मान निकाला और इस दूसरे समीकरण में स्थापित कर दिया। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर इस तरीके से जब हम हल करते हैं, x का y का मान निकालते हैं, तो यह आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है कमेंट कर दीजिएगा। सारी विधियां मैं आपको सूत्र के माध्यम से या फिर मैं इसी तरीके से, यानी कि मैं आपको इस पर सवाल करके बता दूंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली विधि आपकी आ जाती है विलोपन विधि। विलोपन विधि में भी आपको 2 समीकरण दिए जाते हैं और उनको हम कैसे हल करते हैं यहाँ पर आप देख लीजिएगा। आपकी किताब में दिया गया होगा, आप देख लेना उसमें कैसे हल करना होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आपको क्या करना है, ये समीकरण बना करके यहाँ पर एक जैसे कंडीशन बनाई जाती है, यानी कि यहाँ 9 और 4 जो है, ये इसमें कौन सी संख्या का गुणा करें कि पूरे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 9 तिया 27 और यहाँ पर 4 तिया 12, यानी कि 3 का गुणा कर दिया इस पहले वाले समीकरण में। इस पहले वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दिया, फिर हमने इसको एक जैसा बना करके इस दूसरे वाले समीकरण में 4 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर 12 एक जैसे हो गए, तो इनको जब हल करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि घटाने पर यह हमारा आ जाएगा। यानी x y के मान हम घटाने पर समीकरणों को निकालते हैं। तो आपको ये भी नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको विलोपन विधि जो है करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा। अगली विधि आपकी हो जाती है वज्र गुणनखंड विधि। यहाँ पर देखिए x/b1 c2 माइनस, यहाँ पर वही 2 समीकरण अभी मैंने आपको दिखाए थे, a1x b1y
इस तरीके से समीकरण दिखाए थे और C1 उनकी जब आप तुलना कराओगे तो यहाँ पर B1 का मान रखोगे, C2 का मान रखोगे, यहाँ B2 का मान, यहाँ C1 का मान। इस प्रकार से जब ये समीकरण आप देख रहे हो, ये सूत्र आपका लिखा हुआ है, ये सूत्र आपको लगाना होता है वज्र गुणनखंड विधि में। ठीक है, तो ये आपका वज्र गुणनखंड विधि हो गया। अब देखिए, अगर आपको इस पर सवाल चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको वज्र गुणनखंड विधि पर 1-2 सवाल करके दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं अगला चैप्टर। यहाँ पर आ जाता है चैप्टर नंबर 4 के फॉर्मूला कौन कौन से बनते हैं। यहाँ पर देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करते हैं हम द्विघात समीकरण में। जब हम गुणनखंड से उसका मान नहीं निकालता है तो हम श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करके इस समीकरण का इससे तुलना कराते हैं, इस समीकरण से ax² + bx + c से तुलना कराते हैं और इसमें मान रख करके x का मान निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप यहाँ पर हम सूत्र केवल डिस्कस कर रहे हैं, सूत्र हम रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी सूत्र पर प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चौथा चैप्टर है। यहाँ पर हम चौथे चैप्टर के फॉर्मूला जो भी हम पढ़ते हैं चौथे चैप्टर में, वो सभी यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का विविध कर d = b² - 4ac होता है। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। ये आपको लगाना होता है ax², वही जो ax² bx + c = 0 से तुलना कराओगे समीकरण की, और यहाँ पर b का मान, a का मान, c का मान रख करके आप विविध कर निकाल लोगे। ठीक है, समझ गए दोस्तों। यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या होता है? देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों के शून्यकों के लक्षण क्या क्या होते हैं। यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये कंडीशनें जो हैं एक साथ कहीं भी आपको गणित में भी, गणित की बुक में भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक साथ इन सभी कंडीशनों को लिख लिया है। ठीक है, तो आपको ये सभी कंडीशन जो है अपनी बुक में जरूर लिख लेनी है, यानी अपनी किताब में, कॉपी में लिख लेना है, जिससे कि आप कभी भूलो ना इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए, जब विविध कर निकालते हो, यदि d जो है वह 0 से बड़ा होता है तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक और परमेय तथा असमान होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम रिवाइज करा रहे हैं, आपको अच्छे से देख लेना है और इनको लिख भी लेना है अगर आपको नहीं है याद। तो यदि d अगर 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक और अपरमेय और समान होंगे। कैसे होंगे? मूल वास्तविक, अपरमेय और समान होंगे जब 0 से बड़ा हो d और पूर्ण वर्ग ना हो तब। ठीक है, अगला देखेंगे, यदि d = 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान कब होते हैं? जब विविध कर हमारा d = 0 आता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर यदि d का मान जो है वह 0 से छोटा है, 0 से छोटा है यानी माइनस में है, तो मूल काल्पनिक और अधिकल्पित या वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना है आपको, ये चारों कंडीशन आपको याद रखनी है, विविध कर में ये आती हैं, एक प्रश्न इनसे बनता है। अगला देखते हैं चैप्टर 5वां नंबर चैप्टर से कौन कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ और थोड़े से फॉर्मूले हैं जो चौथे नंबर चैप्टर के हैं। 3 क्रमागत संख्याएं जो हैं, धन पूर्णांक संख्याओं को हम क्या क्या मानते हैं। देखिए, जब आप 3 प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत मानोगे तो हम कौन कौन सी माननी चाहिए? x, x+1, x+2, x+3 ऐसी डॉट डॉट इत्यादि हमें मानना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहाँ पर क्रमागत धन संख्याएं जब मानो, जब धन संख्याएं मानो, धन सम संख्याओं को मानो तो 2x + 2x + 2, 2x + 4 इनके रूप में मानना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, जब क्रमागत विषम संख्याएं हम मानते हैं तो कौन सी मानते हैं? 2x+1, 2x+3, 2x+5 इत्यादि मानना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, द्विघात समीकरण के हल करने के लिए 3 विधियां होती हैं। एक श्रीधराचार्य विधि अभी मैंने आपको दिखाई, गुणनखंड के द्वारा गुणनखंड करके आप निकाल सकते हो या फिर पूर्ण वर्ग बना करके निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए पूर्ण वर्ग से कैसे निकाला जाता है या गुणनखंड करके, गुणनखंड करना आपको आता ही होगा। ठीक है, समीकरण के गुणनखंड या श्रीधराचार्य विधि से कोई भी अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना कि ये हमें बताइएगा, ये तरीके के नहीं आते हैं। ठीक है, आपको वीडियो भी मिल जाएगा, विलोपन विधि, काफ़ी सारे चीज़ों पर हमने वीडियो बनाया है, गुणनखंड करना भी सिखाया है, आप देख सकते हो। ठीक है, देखो, जब द्विघात समीकरण की x² का गुणांक 1 हो, यदि 1 ना हो, ठीक है, यदि 1 ना हो तो उसके गुणांक का भाग दोनों पक्षों में देश करके x² के गुणांक की 1 कर लेते हैं। x² को गुणांक को क्या कर लेते हैं? 1 कर लेते हैं, फिर x के गुणांक के वर्ग को जोड़कर तथा घटा देते हैं। ये आपका वर्ग, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना
कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 बराबर 0, और या फिर इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 3। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो पूर्ण वर्ग बना करके कैसे समीकरण को हल किया जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर सिर्फ हम ये तरीके देख रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 5वें नंबर के जो भी फॉर्मूले बन रहे हैं 5वें चैप्टर के, वो देख लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत अधिक लंबा हो जाएगा तो आप देखोगे नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है चैप्टर 5 हम देखते हैं 5 के क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, क्योंकि हमें 15 चैप्टर सभी इनके फॉर्मूले देखने हैं। ठीक है, ये किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए और a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यहाँ पर समांतर श्रेणी के ऊपर बात हो रही है तो आप यहाँ पर डॉट डॉट होता है, इस प्रकार से आपकी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, आप जानते होंगे जहाँ a श्रेणी का प्रथम पद तथा d सार्वंतर होता है। d जो होता है ये सार्वंतर होता है, यानी कि आपका सार्वंतर मतलब अंतर। ठीक है, और यहाँ पर ए श्रेणी का प्रथम पद होता है और यहाँ पर डी बराबर हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो हमारा सार्वंतर डी निकल आता है, यानी अंतर निकल आता है। अब देखिए कैसे दूसरा क्या तरीका बनता है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाना होता है। सारे सूत्र रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समांतर श्रेणी की सूत्र है आपको देख लेनी चाहिए। देखिए किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद tn बराबर l माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर आपके जो भी चैप्टर अगर आपके विषय में नहीं है आपको वो चैप्टर छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे आपके सारे चैप्टर मिलेंगे आपको, जहाँ एल अंतिम पद होता है, एल ये होता है वो अंतिम पद होता है। ठीक है, आप जानते हो टी एन बराबर जहाँ समांतर श्रेणी के अंत से एनवा पद निकालने के लिए कहा जाए वहाँ ये सूत्र आपका लगता है टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तरीके का लगता है एल जहाँ अंतिम पद होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल कैसे निकालते हो। एस बराबर क्या होता है n/2 और रूट यहाँ पर आपका हो जाता है कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह आपका सूत्र हो जाता है। आपको लिख लेना है। ठीक है, और आपको याद होने चाहिए ये सूत्र। ठीक है, अथवा s बराबर n/2 a प्लस डी। देखिए दोस्तों मैं आपको सूत्र याद नहीं कराऊँ, यहाँ पर मैं आपको सूत्र कहीं आपको ये थोड़ी ना है कि मैं आपको घोल के पिला दूँ सूत्र, आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, इन सूत्रों को रिवाइज करते जाना है। जब आपका यहाँ पर अंतिम पद दिया जाए और पहला पद दिया जाए तो आपको इसका योग कैसे निकालना है, तो ऐसे देखिए कैसे निकालना है, n/2 a प्लस एल, ये सूत्र लगा देना है। अगला क्वेश्चन कैसा बनता है, यहाँ पर अगला जो है वो फॉर्मूला क्या बनता है, यदि ए बी सी ए पी में है, यानी ए बी सी जो है वो ए पी में है, तो तब बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 और बी ए तथा सी का सार्वंतर माध्य कहलाता है। यानी कि सार्वंतर अगर समांतर श्रेणी का अगर आप सार्वंतर निकालोगे तो वह b बराबर a प्लस सी बटे 2 होता है। ठीक है, यानी 2b बराबर a प्लस सी भी कह सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं की श्रेणी a माइनस डी ए प्लस डी मानना चाहिए। अगर हमें 3 संख्याओं की कोई श्रेणी माननी है तो यह इस तरीके की माननी चाहिए, ए माइनस डी ए प्लस डी। किसी समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं को मानना है, 4 संख्याओं को समांतर श्रेणी मानना है तो कौन कौन सी मानेंगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ये आपको माननी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपका सवाल हल हो जाता है बहुत ही आसान से। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको छठवें चैप्टर में कौन कौन से सूत्र बन रहे हैं, ट्रायंगल जो है आपका छठवां है, त्रिभुज आपका छठवां चैप्टर है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से सूत्र जो हैं आपको पढ़ने हैं। देखिए 2 त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत, 2 त्रिभुज समरूप कब कहे जाते हैं तो देखिए उनके संगत कोण बराबर हों। उनके कोण कैसे हों, संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां अनुपातिक हों, अनुपात में उनकी लंबाइयां भुजाओं की हों, वह आपका संगत यानी कि समरूप त्रिभुज कहलाता है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अगर आपको इस पर सवाल चाहिए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा अच्छे से कि समानुपाती अगर अच्छे से नहीं आता है, मैं केवल यहाँ पर आपको सूत्र रिवाइज करा रहा हूँ, क्या क्या हमें किस किस चैप्टर में पढ़ना होता है, ये सारा कुछ इसमें आपको मिल जाए सूत्र के साथ। ठीक है, तो देखिए पहली प्रमेय हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय जो होती है थेल्स प्रमेय कहते हैं या फिर मूलभूत समानुपातिक प्रमेय, इसी के 3 नाम है ये इस पहली प्रमेय की। ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में बेसिक
प्रिपोर्शनलिटी और थ्योरम, इसे कहते हो थ्योरी कह सकते हो, ठीक है। इसे आप इंग्लिश में इस तरीके से पढ़ते हो। और यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय या मूलभूत समानुपातिक प्रमेय, यह इसी प्रमेय के चारों नाम है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय होती क्या है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई है, समांतर एक भुजा खींची गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो भुजा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस प्रकार का सूत्र बनाओगे, ये आपका AD बटे DB बराबर AD बटे DB, ये AD बटे DB बराबर क्या होता है AE बटे EC, ये आपका थेल्स प्रमेय होता है, ठीक है। नोट में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या और कर सकते हैं। तो AD बटे, देखिए यहाँ पर और क्या कौन कौन सी थेल्स प्रमेय में हम तरीके लगा सकते हैं, यानी AD यहाँ से लेकर बटे में AB ये पूरा, ठीक है, और AE ये यहाँ से लेकर इतना और पूरा AC, ये आपका कंडीशन भी लगा सकते हो आप, ठीक है। या फिर AB बटे AD AC बटे AE, ये आपको सारे देख लेने चाहिए, अच्छे से देख लेने चाहिए, ठीक है। आपको वीडियो रोक करके देख लेने चाहिए कि कैसी कैसी कंडीशनें हम प्रमेय में लगा सकते हैं। ये आपकी उप प्रमेय हो जाती है पहली थेल्स प्रमेय की, ठीक है। तो देखिए उप प्रमेय में दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए AB बटे AB ये पूरा बटे में BD कर सकते हो, AB बटे में BD ये, ठीक है, और AC बटे में AC हो जाएगा, ये भी आप इस तरीके से बराबर हो जाता है। यहाँ पर देखिए BD बटे में BD इतने के बटे में ये पूरी AB, ठीक है, या फिर आप EC बटे में पूरी AC, ये भी आप इस तरीके से लगा सकते हो, यानी कि थेल्स प्रमेय में ये सारी कंडीशनें लग जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी भुजा या कोई भी आपको पूछा जाए, AC पूछी जाए, DB पूछी जाए, वो आप आसानी से इनसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए प्रमेय नंबर 2 में हम क्या पढ़ते हैं। प्रमेय नंबर 2 जो होती है, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है दोस्तों। देखिए तीसरी भुजा के समांतर होती है, जो यहाँ पर ये देखा DE देख रहे हो, ये तीसरी भुजा यानी इसके समांतर हो जाती है। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या लगती है, AD और बटे में DB, ये DB, ठीक है, और AE बटे में AC, वही थेल्स प्रमेय जैसा हो गया आपका, ठीक है। DE और बराबर समांतर है, यानी DE जो है वह समांतर है किसके, BC के, ठीक है। ये DE बराबर समांतर हो जाती है, यानी ये जो है BC के समांतर हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों उन बच्चों के लिए ये है, ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो पूरा मैथ पढ़ चुके हैं, उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर आप पूरा मैथ नहीं पढ़े हो और शुरुआत में ही इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए आपको थोड़ा ये वीडियो समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सूत्र और सूत्र प्रमेय वगैरह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही देख रहे हैं। अगर आपने पूरा मैथ जो है 10th क्लास का पढ़ लिया है तभी आप यहाँ पर ये समझ सकते हो। अगर आप नहीं, अगर शुरुआत में देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप क्या कर सकते हो, इनको सभी सूत्रों को आप एक साथ लाइन में लिख सकते हो, जिससे कि आपके आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको एक साथ ये सूत्र रिवाइज कर लेने हैं। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण कैसे हों, बराबर हों, अर्थात दोनों त्रिभुजों समान कोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। समान दो, देखिए यदि दो त्रिभुज की संगत कोण, कैसे संगत कोण जानते हो, समझ रहे हो, संगत कोण बराबर हों अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक के हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो समान कोण के हो, जब दो कोण समान होंगे तो तीसरा भी समान कोण होगा, ठीक है। तो इसलिए यह आपका एक त्रिभुज समरूप हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी की उपमेय प्रमेय क्या होती है, देखिए यहाँ पर यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों तो वे दो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, यानी वे समरूप हो जाते हैं। जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हो समरूप क्या होता है और सर्वांग सम या समरूप अगर आप जानते हो तो आप
सही हो, यानी कि अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा कि समरूप और सर्वांग सम या फिर सर्वांग सम में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रमेय नंबर 4 क्या है, यदि दो त्रिभुजों, यहाँ पर हम तेजी के साथ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो जो है, आप अगर मैथ आपने पढ़ा है पूरा तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं अगर अनुपात में हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि भुजा अनुपात भुजा, भुजा समरूपता से, यानी भुजाएं तीनों कैसी होती हैं, समरूप होती हैं। तो यहाँ पर कोण जो तुम्हारा त्रिभुज होता है वो समरूप हो जाता है। प्रमेय नंबर 5 में क्या होता है, देखिए यहाँ पर मुख्य चीज़ें, मुख्य बातें लिखी हुई हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए यहाँ पर हर एक प्रमेय को मैं अपनी बारीकी से आपको नहीं समझा सकता, यहाँ पर सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि इस तरीके की कंडीशन आपकी इन प्रमेयों में होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ समझाऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, टाइम लगेगा, वीडियो बहुत ही लंबा बनेगा, क्योंकि कम से कम समय में, जो कि आप वीडियो पूरा देखोगे भी नहीं अगर आप 3-4 घंटे का अगर मैं यहाँ पर बना दूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको एक वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, रिवाइज करना है बस। अगर आपने मैथ पूरा पढ़ा है तो आपको अच्छे से आएगा, अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और क्या कीजिएगा, आपके आगे ये काम आएगा। ठीक है, तो आप इनको नोट भी कर सकते हो, जिससे कि आपका समय जो है आगे जब आप गणित पढ़ोगे तो आपका उसमें समय जो है बचेगा, आप पहले से ही इनको जानते होगे। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर आपको दिखाई देगा अर्थात ए बी बटे डी ई, यानी ए बी बटे, जैसे कि ए बी बटे डी ई, ये भुजा जो है इसके बटे में ए सी ये वाली भुजा डी एफ के बटे में, यानी ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। यानी कि कोण डी जो है ए कोण डी के बराबर है, यानी कोण ए जो है ये वाला और ये कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्या कंडीशन लगती है, ए बी सी डी ई एफ के समरूप है, ये आपका समरूप का चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ पर भुजा कोण भुजा लग जाता है, यानी एक कोण बराबर और दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, दो भुजाएं बराबर और एक कोण बराबर है, तो इसलिए आपका यहाँ पर ये प्रमेय लग जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझाया जा रहा है, यानी कि आपको जो है यह सिर्फ रिवाइज करने के लिए आपका ये वीडियो है। आपको यहाँ पर 6-7 प्रमेय जो हैं वो एक साथ मिलेंगी। आपको ये चीज़ें जो हैं वीडियो को रोक करके आप प्रमेय समझ सकते हो। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कि आपको कहाँ कौन सी प्रमेय कैसे कौन सी प्रमेय होती है, वो सारी कुछ बातें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए फिर से देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब किस प्रकार से, देखिए जैसे कि मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या क्या लग जाएगी, ये कंडीशन से आपका एक सवाल बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज आपको दिए जाएंगे, उनका क्षेत्रफल यहाँ पर अनुपात में है, यानी ए बी सी बटे में डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये बराबर किसके होता है, पहली त्रिभुज की भुजा का वर्ग, पहले त्रिभुज की भुजा जो है उसका वर्ग और बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग, ये आपका इसके बराबर हो जाता है। यहाँ पर इतना आपका ये एक सूत्र हो गया। या फिर आप यही चीज़ इसके बराबर भी कर सकते हो, पहले त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग, ये वर्ग है दोनों का, ठीक है, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग, ये भी आप कर सकते हो इस क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ये सूत्र बन जाएगा। यानी इन तीनों कंडीशनों को, जो कि आप तीसरी कंडीशन यहाँ देख लो, देखिए पहले त्रिभुज की माध्यिका का वर्ग या दूसरे त्रिभुज की माध्यिका का वर्ग, यानी आप भुजा का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग या माध्यिका का वर्ग इस क्षेत्रफलों के बराबर
वर्ग कर सकती हो। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये तीनों कंडीशनें इसमें लगती हैं। ये छठवें प्रमेय हो जाती है आपकी। इससे बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर देख लेने चाहिए किस प्रकार से यहाँ पर सूत्र जो है यह आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आपको देखिए देखना है 7वें नंबर प्रमेय में क्या क्या होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग जो होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये कंडीशन किस में होती है? पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय में ये प्रमेय लगती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा प्रमेय 8, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के यदि किसी एक देखिए फिर से देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा है और भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। समझ रहे हो? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी वही आपका पाइथागोरस प्रमेय की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो नोट में आप देख सकते हो यदि दो समरूप त्रिभुज हों तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी कि आपको क्या फॉर्मूला दिया गया है, पहले त्रिभुज की एक भुजा बटे में दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है, यानी दूसरे त्रिभुज की भुजा और पहले त्रिभुज की भुजा पहले त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। यानी कि यह अनुपात में आपके हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देखिएगा। देखिए पहले त्रिभुज की माध्यिका या फिर कर सकते हो या फिर दूसरे त्रिभुज की माध्यिका, ये भी आपका इसके बराबर होता है। पहले त्रिभुज का परिमाप या दूसरे त्रिभुज का परिमाप, कोई यहाँ पर आपको चीज़ें दे दी जाएंगी और परिमाप दे दिया जाएगा तो इसका आपको भुजा का अनुपात पूछ लेगा, या फिर ऊंचाई दे दिया जाएंगी तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात पूछ लेगा, या फिर माध्यिका दे दी जाएगी या फिर भुजाओं का अनुपात पूछ लेगा, या फिर माध्यिकाएं दे दी जाएंगी तो माध्यिका यानी कि भुजाएं पूछी दे दी जाएंगी और माध्यिका पूछ ली जाएगी। यहाँ पर ये आपका भी फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको दिखाया वो भी आपको रटना है, यानी कि याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है। इस पे भी आपका सवाल बनता है। अगला चैप्टर देखेंगे आपका हो जाता है लेसन नंबर 7। देखने से पहले कुछ नोट में जो है इस प्रमेय पर देख लेते हैं क्या है। किसी त्रिभुज का शीर्ष कोण अर्धक सम्मुख भुजाओं का समान अनुपात में बांटती हैं। यानी ये जो है अर्धक है बीच में, ये जो दोनों भुजाएं हैं यानी ये भुजा जो है यह इन दोनों कोणों को, एक और दो कोण देख रहे हैं, ये दोनों कोणों को जो है अर्धक रूप में सम्मुख भुजाएं समान अनुपात में बांटती हैं। यानी अगर ये है तो ये जो दोनों हैं ये दोनों कौन से हैं, दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, यानी बीच वाला जो है अर्धक सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शीर्ष कोण आपको दो जगह बांट दिया उसने। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति पर हम आ चुके हैं। 7वां नंबर चैप्टर है, यहाँ पर हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरे सूत्र 7 यहाँ पर हम 6 पार्ट पूरे रिवाइज कर लिए हैं। यहाँ पर देखेंगे बिंदु x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी जब हम निकालते हैं तो यह आपका फॉर्मूला होता है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये भी दो बिंदु दिए जाते हैं, इनसे आपको मान निकाल करके यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है। x अक्ष पर ये भी आप जानते हो x अक्ष पर कोटि का मान क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है। भुज का मान क्या होता है, भुज और कोटि होता ना, तो कोटि और भुज होता है। ठीक है, कोटि इसको कहते हैं x के मान को, और भुज कहते हैं कोटि और भुज। ठीक है, ये आपके दोनों बिंदु हो जाते हैं। यानी कि एक बिंदु को कोटि पहले फिर बाद में भुज, x और y के मान जो होते हैं। यानी x अक्ष पर कोटि का मान जो होता है वो 0 होता है, y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये आप जानते हो मूल बिंदु होते हैं वह उसके निर्देशांक क्या होते हैं। अगर मूल बिंदु किसी सवाल में बोल दिया तो उसके बिंदु कौन कौन से रखोगे, 0,0। आयत की सम्मुख भुजाएं तथा विकर्ण भी बराबर होते हैं। आयत की सम्मुख सामने की भुजाएं और विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको कंडीशन याद रखनी है। यानी कि विकर्ण आयत के जो होते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं, और सम्मुख भुजाएं जो होती हैं आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती हैं। ये आप जानते हो। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज होता है उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर, परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते। देखिए समांतर चतुर्भुज होता है उसकी जो भुजाएं होती हैं वो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु उसका जो विकर्ण होता है वह बराबर नहीं होता है। आप अपनी बुक में देख सकते हो समांतर चतुर्भुज को। ठीक है, आप समझ जाओगे। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण जो होते हैं वर्ग के दो विकर्ण वो आपस में बराबर होते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं।
देखिए समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन उनके विकर्ण जो होती हैं वो बराबर नहीं होते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपका ये सब कुछ हो जाता है रिवाइज। ठीक है, आप चित्र अपनी बुक में देख करके रख सकते हो, यानी हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर अपनी बुक में खोल लेना और ये मोबाइल रख लेना, वहाँ पर आप डायरेक्ट इन सभी को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने पढ़ लिया है सारी कुछ चीज़ें। अगर आप यहाँ पर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। बहुत ही जल्दी आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। देखिए जब इस प्रकार से आपको बिंदु दिए जाते हैं, यानी ए यहाँ पर दिया जाता है इसी चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में x1 y1, यहाँ पर ए बिंदु दिया जाता है, यहाँ पर बी और बीच में पी बिंदु दे दिया जाता है, जो फिर यहाँ पर x m1 और m2 के अनुपात में काटते हैं। ठीक है, तो x y यहाँ पर इस तरीके से सूत्र इस टाइप का क्या बनता है। देखिए किसी रेखाओं को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x और y हों तो तब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं। देखिए इस तरीके का आपका सूत्र बनता है। आपको ये यहाँ पर दो कंडीशन जो आपको दी गई हैं, x से y का मान, यहाँ पर एक चीज़ कोई एक सूत्र रख के हम मान निकाल लेते हैं, या फिर अनुपात पूछा जाए या फिर कुछ भी पूछा जाए तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सूत्र दोनों हो जाता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और y बराबर m2 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये सारे कुछ आपको लिख लेने हैं, आपको रिवाइज हो गए। क्या करना है, x बराबर क्या क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। y बराबर क्या होता है, m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगली कंडीशन क्या होती है, इस प्रकार से भी आपका सवाल बनता है। ये 10 में देखिए 10वां सूत्र क्या है इसका। देखिए m1 m2 जब बिंदु जो P है वह बाहर हो, a1 ए जो ए बिंदु जो यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, लेकिन ये जो P बिंदु है वह बाहर है, यानी x और y बाहर है, तब कौन सी लगाती हैं, तब यहाँ पर वही सूत्र जो हमने यहाँ पर पढ़ा है वह आपका माइनस हो जाता है। यहाँ पर जो प्लस है वह आपका माइनस हो जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 m1 माइनस m2, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 और m1 माइनस m2, ये दोनों सूत्र आपको रट लेने हैं अच्छे से। ठीक है, वो प्लस वाला भी और माइनस वाला भी जब बीच में विभाजित होती हैं तो आपका वह सूत्र लगेगा प्लस वाला, और जब ये बाहर होता है विभाजित बाहर बहता प्रभावित करता है तब आपका इस प्रकार से ये वाला सूत्र लगेंगे। ठीक है, एक्स वाई मान के लिए। ठीक है, जो भी आपका अनुपात पूछा जाए, एक्स वाई के मान पूछे जाए, जो भी पूछा जाए वो इन सूत्रों से आप निकाल लोगे। ठीक है, एक कंडीशन और होती है, जब मध्य बिंदु से यह काटे, मध्य बिंदु P से निर्देशांक हो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर हो, इन दोनों की दूरी बराबर हो, इस P बिंदु से बराबर हो, A P से और P B से, इन दोनों की दूरियां जो बराबर हों, किसी रेखा के मध्य बिंदु से P के निर्देशांक x और y जब निकालने हों तो हमें क्या लगाना होता है, x बराबर x और y निकालना होता है, तो x1 बटे x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, यह हम निकाल करके कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो x1, यहाँ पर बिंदु दिए जाएंगे आपको 2, यहाँ पर दिए जाएंगे, तो आपको क्या करना है, x का मान निकालने के लिए आपको ये वाला सूत्र लगा देना है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये दोनों सूत्र आपको रखने हैं याद। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा, हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो। यदि किसी ABC त्रिभुज के शीर्ष A x1 y1 और B x2 y2 तथा जे x3 y3 और त्रिभुज के केंद्रक निर्देशांक x और y हों, तब हम कैसे निकालेंगे। तब देखिए यहाँ पर 3 आपको बिंदु दिए जाते हैं और त्रिभुज के केंद्रक के जो निर्देशांक है वो पूछे जाते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 बटे y3 बटे 3। ठीक है, ये आपका हो जाता है। अगला देखिए, त्रिभुज की केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक जब निकालना हो, त्रिभुज की मध्यकाओं के कटान बिंदुओं को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज की जो मध्यकाएं हैं, त्रिभुज की मध्यकाओं के कटान बिंदुओं को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। समझ रहे हो, त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं, त्रिभुज की मध्यकाओं के कटान बिंदुओं को हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। समझ रहे हो, जो जहाँ पर मध्यकाएं कटती हैं त्रिभुज की, जहाँ पर मध्यकाएं इस प्रकार से काटी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से ये जो कट रही हैं, यहाँ पर इससे काटोगे तो ये मध्यकाएं हो गई, ये जो बीच का बिंदु है ये आपका केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष
के निर्देशांक ये दिए गए हैं, तीनों शीर्ष के त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं, और अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो इस सूत्र से हम निकालते हैं। ठीक है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और बिंदु दिए गए हों तीनों, तो आपको इस सूत्र से रख करके निकालना होता है। ठीक है, क्या है सूत्र? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप 10th क्लास में बच्चे हो तो आप जरूर अच्छे से समझते होगे इस सूत्र को। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो उन तीनों बिंदुओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यदि तीन बिंदुओं कैसे हों? एक ही रेखा में हो, संरेख हो, तो उन तीनों बिंदुओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह आपका 0 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर आपको ये कंडीशन याद रखनी है, सीधा सीधा प्रश्न इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है। देखिए दोस्तों, यदि किसी चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हों, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसे 2 त्रिभुजों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, 2 त्रिभुज में बांटना पड़ेगा, मतलब एक चतुर्भुज है ऐसा, इस तरीके का चतुर्भुज है, इसको 20 से काट लीजिए, एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, इस दोनों त्रिभुजों को जोड़ करके आप अच्छे से त्रिभुज वाला सूत्र लगा करके दोनों त्रिभुजों को, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल निकाल कर उन्हें जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगला देखते हैं। इस प्रकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया 8वां नंबर चैप्टर, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी सूत्र हम रिवाइज करेंगे। साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी सूत्र आपको आने चाहिए, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या फिर 1/cot थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cosec थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल सही। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। यानी कि इसे आप कर सकते हो, ये इस cot को उस तरफ कर देना, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों सूत्रों को आपको याद रखना है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो कि सवालों को करने में मदद करते हैं। 90 डिग्री में थीटा को जो घटाएं तो निम्नलिखित परिवर्तन होगा। देखिए 90 डिग्री में थीटा को जो घटाएं, थीटा में से जो घटाएं वो निम्नलिखित में से परिवर्तन कैसे होगा? यानी कि साइन का कॉस में परिवर्तन होता है। 90 डिग्री में से जब आप घटाते हो 90 + थीटा, ऐसे नहीं लिखते हो साइन 90 + थीटा बराबर क्या होगा, तो ऐसे इस तरीके से आपको करना होता है। तो साइन का कॉस में जाता है और टेन का कॉट में जाता है और सेक का कोसेक में जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, सेक का कोसेक में, टेन का कॉट में और साइन का कॉस में। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगला देखते हैं। देखिए आपको प्लस में कौन होता है? देखिए ऑल पॉजिटिव होते हैं पहले वाले में, यानी 0 से 90 तक। अब 90 से ऊपर साइन और कॉस प्लस में होते हैं, और 270 से ऊपर तक ये टेन कॉट प्लस में होते हैं, और 360 तक ये जो 270 से ऊपर से सेक और कोसेक जो होते हैं वो प्लस के रहते हैं। ठीक है, प्लस में। ठीक है, आप समझ गए होंगे इन चतुर्थांशों के मतलब को। देखिए यहाँ पर चतुर्थांश देखना आपको आना चाहिए। ठीक है, 180 या 360 ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको लिख लेना है। ये इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, इसमें सेक और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, यानी कि प्लस के रहते हैं, और सभी आए अन्यथा सभी माइनस के हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 180 या 360 या 360 गुणा n में थीटा को जोड़ा या घटाया जाए, यानी 180 या फिर 360 में या फिर 360 के मल्टीपल में थीटा को जोड़ा या घटाया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? यानी 180 या 360 में, जैसे कि 360 है, 360 में डबल कर दो, 360 720 हो गया। अब 720 प्लस थीटा कर दो, तो उसमें जो 360 से आएगा, 360 प्लस थीटा आएगा, वही आपका
720 प्लस थीटा आएगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, 180 प्लस थीटा कर दो तो क्या होता है, यानी कि साइन थीटा का साइन थीटा ही रहता है, तो 180 200 360 पर भी वही रहेगा। ठीक है, तो 180 के मल्टीपल में भी रहेगा तो वही रहेगा, और 360 के मल्टीपल में रहेगा तो भी वही परिवर्तन होता है। समझ रहे हो। नोट में क्या है, चिन्ह परिवर्तन चतुर्थांश के अनुसार होगा। चिन्ह का परिवर्तन जो है वो चतुर्थांशों के अनुसार होता है। जैसा कि आप अभी मैंने आपको चतुर्थांश पूरा दिखाया था, ये जो है चतुर्थांश आपका है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, समझ रहे हो। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये चार्ट आपको दिया गया है। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का, साइन 60, 90, 180, 135, 150, 180। ठीक है, अगर आप इंटर क्लास में हो तो आपको ये सारे आने चाहिए। अगर आप इंटर क्लास में नहीं हो या फिर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको आने चाहिए। लेकिन अगर आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो यानी 10वीं क्लास में हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको 90 तक ही याद होने चाहिए तो भी आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, आपको 90 तक आते हों तो भी आपके लिए सही होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये मान जो है, हमें सभी मान ये याद हैं दोस्तों, हमें तो पूरे मान याद हैं। आप यहाँ पर इनको नोट कर लें या फिर आप अपनी बुक से इनको याद कर लें। ठीक है, ये सारे मान आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। साइन 30 का मान जैसे कि क्या हो गया, 1/2। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। इस प्रकार साइन 90 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी मान आपके रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला जो है, देखिए त्रिकोणमिति के सवाल सिद्ध करने का नियम जो कौन कौन से नियम होते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, जैसे कि इस फार्मूले को रख करके हम हल कर लेते हैं सीधा, और एक a+b के स्क्वायर टाइप में फार्मूला होता है, उस तरीके से बना करके उसको हल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेक, तीसरा तरीका क्या है, सेक ए, कोसेक ए और tan a तथा cot a के चार्ज करना होता है, यानी कि कैसे tan a cot a के मान निकालने होते हैं। ये मतलब सेक की जगह हम 1/cos रख सकते हैं, कोसेक की जगह 1/ हम साइन रख सकते हैं, यानी मान रख करके आप इनको निकाल लेते हो, यानी कि समीकरण को, यानी जो भी दिया गया है उस प्रश्न को हल कर लेते हो। देखिए हर को एलसीएम लेकर भी आप, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेसन 9 से ऊंचाई और दूरी से कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो हैं फॉर्मूले बन सकते हैं यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है नीचे यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है, आप जानते हो, इस प्रकार चित्र में आप देख सकते हो। देखिए अवनमन कोण बनता है ऊपर, यहाँ पर इस प्रकार से आपका अवनमन कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पर इतना जान लिया। अब यही आपका पूरा इन्हीं पे आपके जो है क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप चलते हैं लेसन नंबर 10, इन्हीं पर आपका देखिए अब आ गया आपका कौन सा चैप्टर, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। देखिए 9वें चैप्टर में केवल यही अवनमन कोण और उन्नयन कोण पर सवाल होते हैं। ठीक है, वो हमने देख लिए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा लेसन 10 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो हैं वो प्रमेय से आधारित कैसे होती हैं। वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु में मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा लंब होती है, यानी कि ये जो रेखा है यहाँ से अगर बिंदु कोई डाला जाएगा या केंद्र बिंदु से कोई भी रेखा यानी कि यहाँ से यहाँ तक डाली जाएगी तो वो क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री पर काटती है। ध्यान रखना है, ये हमने प्रमेय पढ़ा। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा अगला जो है वह आपका कौन सा हो जाता है, दूसरी प्रमेय आपकी ये हो जाती है। दूसरी प्रमेय, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, यानी ये P बिंदु है, यहाँ से P से लेकर A तक की दूरी और P से लेकर के B तक की दूरी आपकी बराबर होती है, ये बताया गया है। चित्र में PA PB वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। नोट में हम क्या पढ़ेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से रखना है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है, स्पर्श रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, याद रखना है। देखिए लेसन नंबर 11 देखेंगे, यहाँ पर रेखा को 2:3 के अनुपात में बांटा जाना है। तो AC और BC को हमें 2:3 के अनुपात में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, A और B खींचेंगे, यहाँ पर C बिंदु से यह 2 हो जाएगा और यहाँ तक 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 बिंदु हो जाएंगे और यहाँ पर 1, यानी कि 2 खंड यहाँ पर हो गए और 1 2 3 खंड यहाँ पर हो जाएंगे, तो 2:3 के अनुपात में ये टूट जाएगा। ठीक है, दो समरूप भुजाओं में जब एक समरूप त्रिभुज की
दूसरे त्रिभुज की 4/7 हो तो कैसे करना है। देखिए दूसरे 4/7 है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 आपको ये इस तरीके से बराबर हिस्सों में बांट लेना है और उन्हीं के आधार पर जो भी आपके अनुपात में हो उस तरीके से आपको यहाँ पर मिला देना है। तो इस प्रकार से हम रचनाएं जो है करते हैं, ठीक है, यानी अनुपात में इनको बांटते हैं। तो अब देखते हैं लेसन नंबर 12 में क्या होता है। लेसन नंबर 12 जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वृत्त की संबंधित क्षेत्रफल निकालने होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 2r, वृत्त का व्यास होता है 2r, वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये आपको याद रखना है, नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। आपको वृत्त के क्षेत्रफल जो भी वृत्त से सूत्र बनते हैं वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं है पता तो आप इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, माना केंद्र O और त्रिज्या R, ठीक है, वाले वृत्त का एक लघु त्रिज्यखंड OAPB इस प्रकार है कि AOB बराबर थीटा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आप देख सकते हो इस प्रकार से, यहाँ पर इस तरीके से R त्रिज्या हो, O केंद्र हो और ये आपका त्रिज्यखंड हो, तो आपका जो सूत्र बनेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², ठीक है। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं, ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, πr², यानी कि आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसको घटाना होता है, तो आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये चित्र में आपका दर्शाया गया है, ठीक है। इसी सूत्र से ये बने हुए हैं। तो आप देखिएगा नोट में क्या पढ़ोगे, यदि थीटा बराबर 180 हो, थीटा बराबर क्या हो 180, तब त्रिज्यखंड के एक अर्धवृत्तीय क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल 1/2 πr² होगा। यानी कि अर्धवृत्त है तो आधा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तब त्रिज्यखंड का 1/4 इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर 90 डिग्री पूछा गया है तो इसका क्षेत्रफल 1/4 भाग हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल 360 का होता है, तो 90 डिग्री है यानी कि 1/4 है, तो 1/4 जो है 1/4 πr² इसका त्रिज्यखंड का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस प्रकार से। आगे देखिएगा, यहाँ पर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। यदि त्रिज्यखंड के संगत चाप को त्रिज्यखंड की चाप कहते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा हो तब देखिए त्रिज्यखंड की चाप का क्षेत्रफल l जो है वह हम कैसे निकालते हैं, थीटा 2πr/360। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है चाप की लंबाई का, ठीक है। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालनी हो तब, ठीक है। अब चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 1/2 LR। L क्या है, चाप की लंबाई है, R आपकी त्रिज्या, 1/2 कर दोगे तो आपका आ जाएगा चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका इसका हो जाता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, पूरी बात सुनिएगा। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी संगत जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकालोगे और माइनस कर दोगे वृत्त की जीवा और त्रिज्याओं से परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल में घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अब आपका हो जाता है लेसन नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। ये आपका हो जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √में L² + B² + H² होता है, ठीक है। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा Q या फिर AQ कह सकते हो, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6A² होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का विकर्ण क्या होता है, A√3 होता है घन का विकर्ण। याद रखना है, ये बच्चे भूल जाते हैं, A√3 होता है घन का विकर्ण। अगला देखिए, कमरे की 4 दीवारों को जब क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 2 गुणे ऊंचाई यानी कि H, ठीक है, ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई को हम जोड़ करके 2 गुणा ऊंचाई करते हैं तो हमारा 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो निकल आता है।
टंकी भरने में लगा समय, अगर टंकी भरने में कितना समय लगा है ये निकालना है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके के सवाल का आपका आंसर टंकी भरने में कितना समय लगा है कैसे निकालोगे, तो टंकी का आयतन ऊपर लिखोगे, नल के मुंह का क्षेत्रफल लिखोगे और गुणा में पानी की चाल लिखोगे। पानी की चाल कितनी है और मुंह का क्षेत्रफल कितना है और टंकी का आयतन कितना है, ये सारा कुछ रखोगे इस सूत्र में, तो आपका टंकी में भरने में कितना समय लगा ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है वेलन का आयतन। वेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। वेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर और कोष्टक में h प्लस आर होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है यहाँ पर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि जो है 2 पाई आर होती है। अगर आपको नोट करना है तो इस वीडियो को स्लोली करके यानी कि धीरे धीरे करके आपको इसको नोट डाउन कर लेना है या फिर रोक रोक करके आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। ठीक है, याद रखना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर होता है और शंकु की तिरछी ऊंचाई जो होती है एल बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर सारे सूत्र। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सभी को रिवाइज करिएगा। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर नोट में क्या है यहाँ पर देखिए, गोले का वक्र पृष्ठ ही उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, यानी वक्र पृष्ठ इसका जो है ये वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ भी यही होता है। ठीक है, याद रखना है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको ध्यान से नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का है यहाँ पर। ठीक है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखना है। शंकु छिन्नक के सूत्र सवालों पर आधारित होते हैं। शंकु जो है छिन्नक के सूत्र के जो सवाल होते हैं उस पर आधारित होते हैं। ठीक है, यानी छिन्नक का जो भी सूत्र लगेगा वो शंकु के सूत्र से वह आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए लेसन 14 देखेंगे। सांख्यिकी से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, यानी कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। जब वर्ग अंतराल ना दिया गया हो तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, कुल संख्या बटे में होती है, सभी संख्याओं का योग ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पर समांतर माध्य इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अगला देखेंगे, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो समांतर माध्य करने की 3 विधियां होती हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, एक तो प्रत्यक्ष विधि से, एक कल्पित विधि से और एक विचलन विधि से। इस प्रकार से हम समांतर माध्य को भी निकाल सकते हैं। याद रखना है du आपको सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ या फिर सिग्मा डी यू बटे सिग्मा एफ या फिर ए प्लस डी यू बटे सिग्मा एफ ऐसा होता है ना, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और उनको यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष विधि में कौन सा सूत्र होता है, तो x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे, जब माध्य निकालना हो समांतर माध्य तो सिग्मा एफ होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, याद रखना है। अब देखिए कल्पित विधि में कौन सा सूत्र होता है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, ये होता है। डी निकालना पड़ता है यहाँ पर, और x माइनस डी करते हो, x माइनस यानी कि x माइनस आप जो मध्य का रखोगे बीच की संख्या उसको आप घटाओगे तब आपका d निकलता है, या a रखोगे। ठीक है, x माइनस a तब d निकलता है। ठीक है, यहाँ पर पंग विचलन विधि क्या होती है, विधि से समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका होता है x बराबर में a और प्लस ई एफ यू बटे सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पर ए जो है कल्पित माध्य होता है। ठीक है, और डी जो है कल्पित माध्य से विचलन होता है, यानी x माइनस ए, और n जो होता है वर्ग अंतराल होता है, और u जो होता है n/d बटे h होता है। ठीक है, ये h है आपका। ठीक है, याद रखना है। जब आपने लगाए होंगे तो आपको याद होगा, अगर आपने अपना गणित पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ यही सब कुछ सूत्र बनते हैं। यहाँ पर उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जिसने पढ़ा है पूरा और वो अपना सूत्र रिवाइज कर रहे हैं, वो इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए जब अंतराल ना दिया हो तब पदों की संख्या को विषम हो तो माध्य का n+1/2वां पद, n+1/2वां पद इस प्रकार से माध्य का निकालते हैं। ठीक है, अब जब पदों की संख्या सम हो तब कैसे निकालते हैं, तो n/2वां
पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद बटे 2 इस प्रकार से निकालते हैं। अगर आपने निकाला होगा तो अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है। आपको नहीं है पता तो आप इनको रट लें, यानी कि आप इनको नोट कर लें, ठीक है। जब वर्ग अंतराल दिया हो और माध्यिका निकालनी हो तब कैसे निकालोगे, L1 L2 माइनस L1 बटे F n/2 इंटू -c, ठीक है। तो देखिए L1 क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। n क्या होता है, आपका n पदों की संख्या होती है। c क्या होता है, तो c आपका माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है c, ठीक है। और f आपकी माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा होती है और L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है। आपको अपने गणित में खोल लेना है अपने गणित को, तभी आप समझ पाओगे कि ये जो है इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। जब वर्ग अंतराल दिया हो तब तो बहुलक L1 बहुलक कैसे निकालते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2 इंटू n। तो L यहाँ पर क्या होता है, L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है और F2 जो होता है वह बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा n जो होता है वर्ग अंतराल का वर्ग माप होता है, ठीक है। वर्ग अंतराल का वर्ग माप होता है, जितना अंतर होता है वह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए सूत्र यहाँ पर ये हो जाता है कि माध्यिका माध्यक बहुलक और समांतर माध्य के बीच संबंध क्या होता है। तो देखिए बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, ठीक है, माध्यिका और 2 गुणे माध्य। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक और 2 गुणे -2 गुणे माध्य, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। यह आपका इनमें संबंध होता है। देखिए यहाँ पर आपका लास्ट चैप्टर है लेसन नंबर 15, यानी 15 नंबर लेसन है आपका प्रायिकता। इससे क्या क्या बनती है, तो प्रायिकता से देखिए क्या होता है, प्रायिकता जब निकालनी हो तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, घटित होने की परिणामों की संख्या और फिर प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी जितनी भी संभावना है वो नीचे और कुल संभावना में ऊपर कितनी संभावना है वो ऊपर और कुल संभावना जो है वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो कभी माइनस में नहीं आएगी, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर देखिए किसी परीक्षण की पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है, अर्थात ई और ई वॉर पूरक घटना है तो पी ई प्लस पी वॉर ई वॉर है और यहाँ पर 1, यानी कि ये आपका कंडीशन लगेगा। किसी परीक्षण की पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव कैसा होता है, 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ताश पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, यहाँ पर देखिएगा सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 पत्ते जो हैं वो काले होते हैं और रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं और 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, ठीक है। 26 काले 26 लाल रंग के होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। जहाँ लाल पत्तों में 13 पत्ते पान के और 13 ईंट के होते हैं तथा काले रंग के पत्तों में 13 पत्ते हुक्म के होते हैं और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर देखोगे ये 4 समूह पान ईंट हुक्म और चिड़ी होते हैं, ठीक है। अगर आपने ताश को देखा होगा तो आप जानते होंगे प्रत्येक समूह के पत्ते इक्का बादशाह बेगम गुलाम जो हैं वो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पत्ते भी होते हैं। देखिए यहाँ से आपके सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक ताश की गड्डी में कितने काले पत्ते होते हैं, या फिर ईंट के पत्ते कितने होते हैं, या फिर इक्के कितने होते हैं, ऐसे भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ताश के पत्तों का पूरा वृक्ष आरेख यहाँ पर बनाया गया है। तो कुल पत्ते 52 होते हैं, 26 रेड यानी लाल होते हैं और 26 काले यानी ब्लैक होते हैं।
और 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं इन 26 लालों में से, ठीक है। और यहाँ पर 13 काले में से 13 जो हैं चिड़ी के और 13 काले जो होते हैं वो हुक्म के होते हैं, ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं यहाँ पर थोड़ी देख लीजिएगा, इसको हम यहाँ पर अलग से बता रहे हैं। हमारा चैप्टर यहीं तक था, यानी 15 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं पूरे, ठीक है। अभाज्य संख्याएं थोड़ी देख लेते हैं क्योंकि ये आपको पता होने चाहिए। अभाज्य जो वह संख्याएं होती हैं जो एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है। जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि किसी भी अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? वह खुद से कटती है और एक से कटती है, यही 2 गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के होते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 जो है 3 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यही आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।